नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में डीजीपी कार्यवाहक ही रहेगा या उत्तर प्रदेश को कोई अस्थाई डीजीपी अगले 3-4 महीनों में मिलेगा। आज हम इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। डीजीपी का पद पिछले 3 महीने से कार्यवाहक के तौर पर चल रहा है। मतलब एक्टिंग डीजीपी डीएस चौहान साहब हैं जो डीजीपी का कार्यभार संभाल रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि उत्तर प्रदेश को कोई अस्थाई डीजीपी मिलेगा या अभी इसके लिए यहां के लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। मैं आज एक एक करके आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में अस्थाई डीजीपी क्यों नियुक्त नहीं हो पा रहा है, और अगर अस्थाई डीजीपी नियुक्त होता है तो किसके बनने के चांसेस हैं। क्या डीएस चौहान साहब अस्थाई डीजीपी बन पाएंगे या फिर कोई और नाम होगा जो अस्थाई डीजीपी बनेगा। वैसे तो अस्थाई डीजीपी डीएस चौहान साहब को बनना चाहिए, क्योंकि 3 महीने से वो कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की मंशा होगी, शासन की मंशा होगी कि डीएस चौहान साहब को ही अस्थाई डीजीपी बनाया जाए। लेकिन वो कौन सी दिक्कतें हैं, वो कौन से तकनीकी पेच हैं जिसकी वजह से डीएस चौहान साहब अस्थाई डीजीपी नहीं बन पा रहे हैं। उनके बनने की पूरी संभावना थी। जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक पैनल भेजा गया था करीब 3 महीने बाद। मैं आपको बता दूं कि पहले तो 11 मई को उत्तर प्रदेश में डीजीपी का पद रिक्त हुआ था, और उसके बाद से 24 घंटे के भीतर डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान साहब को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकुल गोयल जो अस्थाई डीजीपी थे, शासन के द्वारा नियुक्त थे, यूपीएससी के द्वारा नियुक्त थे, उनको इस सरकार ने अकर्मण्य बता करके हटा दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मुकुल गोयल साहब के हटाने के बाद राज्य सरकार ने पैनल क्यों नहीं भेजा। नियम यह कहता है कि जैसे ही कोई डीजीपी का पद रिक्त होता है, तुरंत 3 वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल भेजा जाए यूपीएससी को, और यूपीएससी वहां से 3 लोगों के पैनल को अप्रूव करके भेजेगा, और उन 3 में से नए डीजीपी की नियुक्ति होती है। लेकिन यहां पर भी एक तकनीकी पेच है। डीजीपी वही बन सकता है जिसका कार्यकाल 6 महीने बचा हो, क्योंकि जो डीजीपी का पद है वो 2 साल के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए डीजीपी के पद को फिक्स कर दिया है कि जो भी व्यक्ति उस पर तैनात किया जाएगा उसकी तैनाती के लिए 2 साल का समय उसको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे उसका रिटायरमेंट 6 महीना बचा हो, अपने आप अगर 6 महीने बचा है तो उसको 1.5 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। मुकुल गोयल जो 1 नंबर के अधिकारी हैं, मुकुल गोयल की सर्विस फरवरी 2024 तक है। तो फरवरी 2024 तक वो बने रहते, लेकिन बीच में ही उनको 11 मई को हटा दिया गया। चौहान साहब एक्टिंग डीजीपी बन गए। नियम के मुताबिक पैनल चौहान साहब के डीजीपी एक्टिंग डीजीपी बनते ही चला जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने इंतजार किया। कुछ निश्चित तौर पर तकनीकी पेच फंसे होंगे। अब क्या तकनीकी पेच फंसे हैं मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कितने डीजी स्तर के अधिकारी हैं और उनकी क्या स्टेटस है। वो जो डीजीपी बन सकते हैं उनमें से कौन बन सकता है या नहीं बन सकता है। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि 1 नंबर पर जो 87 बैच के अधिकारी हैं मुकुल गोयल, जिनको डीजीपी से हटाया गया है, उनकी सर्विस
जो है फरवरी 2024 तक है। उसके बाद राजेंद्र पाल सिंह, आरपी सिंह साहब हैं जो डीजी ट्रेनिंग है, उनकी वो भी 87 बैच के अफसर हैं और उनकी फरवरी 2023 तक की सर्विस है। जीएल मीना साहब इसी बैच के तीसरे नंबर के अधिकारी हैं, उनकी जनवरी 2023 तक की सर्विस है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं वो हैं आरके विश्वकर्मा। वो डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड है और वो 88 बैच के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मई 2023 में उनका रिटायरमेंट है। डीएस चौहान साहब भी 88 बैच के ही अधिकारी हैं। डीएस चौहान साहब को 4 अधिकारियों को सुपरसीड करके एक्टिंग डीजीपी बनाया गया था। चौहान साहब का भी रिटायरमेंट मार्च 2023 में है, मतलब अब उनका कार्यकाल 6 महीने से कम हो गया है आज की तारीख में, मतलब 1 अक्टूबर से। इसके बाद छठे नंबर पर हैं अनिल अग्रवाल जो 88 बैच के अधिकारी हैं। उनकी भी रिटायरमेंट अप्रैल 2023 में है, लेकिन उनकी तैनाती भारत सरकार में है। आनंद कुमार 7वें नंबर पर हैं, वो भी 88 बैच के अधिकारी हैं, वो डीजी कारागार हैं और अप्रैल 2024 तक उनका रिटायरमेंट है। 8वें नंबर पर विजय कुमार हैं, विजय कुमार डीजी सीबीसीआईडी हैं और 88 बैच के अधिकारी हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो 8 अधिकारी हैं इनमें से 6 अधिकारी मुकुल गोयल, राजेंद्र पाल सिंह, आरके विश्वकर्मा, अनिल अग्रवाल और विजय कुमार, ये 6 अधिकारी ऐसे हैं जो गोरखपुर में एसएसपी रह चुके हैं। जीएल मीना भी गोरखपुर में तैनात रहे हैं, ये आईजी रहे हैं। मतलब 6 अधिकारी ऐसे हैं जो गोरखपुर में पोस्ट रह चुके हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ जी क्योंकि गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी निजी तौर पर इन अधिकारियों की कार्यशैली, कार्य क्षमता के बारे में वाकिफ हैं, इनको किसी को बताना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर अगर पैनल जाता या 6 महीने जब मुकुल गोयल हटे उस समय जाता 11 मई के बाद, तो 3 अधिकारी कौन कौन डीजीपी बन सकते थे। उनमें पहला नाम मुकुल गोयल चूंकि हटाए गए थे, लेकिन पैनल में उनका नाम भेजना पड़ता क्योंकि उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगाया तो गया, लेकिन वो आरोप पेपर पर नहीं है। तो पैनल में अगर उनका नाम जाता तो 3 लोग बनते, मुकुल गोयल, राजेंद्र पाल सिंह और जीएल मीना। इन्हीं 3 में से तो मुकुल गोयल तो बन नहीं सकते थे क्योंकि उनको हटाया गया था, तो राजेंद्र पाल सिंह और जीएल मीना के डीजीपी बनने के चांसेस थे। अगर मुकुल गोयल का नाम यूपीएससी हटा भी देता है जैसा राज्य सरकार कहती है, तो तीसरे नंबर पर आते हैं आरके विश्वकर्मा जो डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड है, ये भी गोरखपुर में एसएसपी रह चुके हैं। विश्वकर्मा पिछड़ी जाति के आते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति या पूरे देश की जो राजनीति चल रही है उसमें पिछड़े वर्ग पर ज्यादा फोकस है। तो इस तरह की जो तैनाती होती है, जो प्रमुख पदों पर चाहे चीफ सेक्रेटरी हो चाहे डीजीपी हो, जब इस पद पर तैनाती होती है तो ये देखा जाता है, उसकी जाति भी देखी जाती है। तो अगर आरके विश्वकर्मा का भी नाम आ सकता है था अगर उन 3 लोगों में से पैनल आता यूपीएससी से, लेकिन जो लिस्ट यूपी गवर्नमेंट ने भेजी उसमें यूपीएससी ने पैनल तो नहीं भेजा, लेकिन मुकुल गोयल को हटाने पर एक सवाल खड़ा कर दिया। मुकुल गोयल को हटाने पर सवाल खड़ा किया कि आखिर किस आधार पर 2 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले मिस्टर गोयल को हटाया गया। राज्य सरकार ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन पैनल जो मांगा था यूपीएससी ने, दोबारा जो पैनल मांगा था कि आप 30 साल की जो सेवा पूरी कर चुके हैं उन अफसरों के पूरे लिस्ट भेजिए और उनका बायोडाटा भी भेजिए जो सेल्फ अटेस्टेड हो। मतलब जिस अधिकारी का बायोडाटा आप भेजते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड उसके द्वारा ही हो ताकि कोई हेरफेर ना हो। ऐसे 42 अधिकारियों के नाम छांटे गए। 42 अधिकारियों के नाम छांट तो लिए गए, डीजीपी मुख्यालय ने इन अधिकारियों की लिस्टिंग कर ली, बायोडाटा बना लिया और शासन को भेज दिया, लेकिन शासन ने अभी तक
यूपीएससी को नए डीजीपी के लिए दोबारा पैनल लिस्ट ये नहीं भेजी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में यूपीएससी के पास क्या ऑप्शन है? क्या यूपीएससी दोबारा पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। यूपीएससी उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिख करके पूछ सकता है कि आपने अभी तक लिस्टिंग अधिकारियों के नाम क्यों नहीं भेजे। गृह मंत्रालय को जानकारी दे सकता है कि यूपी गवर्नमेंट अभी तक लिस्ट नहीं भेज रही है, ताकि डीजीपी का नाम फाइनल हो सके, हम पैनल बना करके दे सकें। ये दोनों सिचुएशन पैदा हो सकती है, लेकिन अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं पैदा होती है तो क्या होगा? तब सरकार क्या रुख अपनाएगी? क्या सरकार चाहती है, इंतजार करना चाहती है कि जीएल मीणा और राजेंद्र पाल सिंह रिटायर हो जाएं, तब हम पैनल भेजें? क्योंकि जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक डीएस चौहान साहब का नाम पैनल में नहीं आएगा। जो 3 अधिकारियों के पैनल बनेंगे, उस 3 अधिकारियों के पैनल में चौहान साहब का नाम नहीं आएगा। और यूपी गवर्नमेंट जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि चौहान साहब को ही डीजीपी बनाए रखना चाहती है। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। पहला ऑप्शन कि इंतजार किया जाए कि आरपी सिंह फरवरी 2023 में रिटायर हो जाएं, जीएल मीणा जनवरी 2023 में रिटायर हो जाएं। जब ये 2 अधिकारी रिटायर हो जाएंगे तब पैनल भेजा जाएगा। तो पहला नाम मुकुल गोयल का होगा, दूसरा नाम आरके विश्वकर्मा का होगा और तीसरा नाम डीएस चौहान का होगा। ये तीनों का एक पैनल यूपीएससी भेजेगा। अब आप को मैं ये बताऊं कि डीएस चौहान साहब का भी रिटायरमेंट मार्च 2023 में है। मतलब मार्च से पहले अगर पैनल भेजा जाता है तो चौहान साहब का नाम नहीं होगा। मार्च में ही डीएस चौहान साहब का नाम पैनल में ऊपर से आ सकता है। तो क्या राज्य सरकार अब 4 महीने तक इंतजार करेगी और 5वें महीने में चौहान साहब का नाम पैनल में लाने के लिए लिस्ट भेजेगी? क्या यूपीएससी और केंद्र सरकार इतने लंबे समय तक इंतजार करने का अवसर देगा? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि 3 महीने से वो खुद एक्टिंग डीजीपी हैं। अब आप ये सोचते हैं कि आखिर उनका 1 महीने बच जाएगा तो फिर उनका नाम पैनल में कैसे जाएगा? बिल्कुल सही सवाल है। मैं आपको यहां ये बता दूं कि जो खबरें चल रही हैं कि 6 महीने का कार्यकाल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें एक तकनीकी पक्ष है। जिस डेट को वैकेंसी होती है उस डेट से 6 महीने माना जाएगा। अगर कोई अधिकारी 1 महीने तक का कार्यकाल भी बचा हुआ है और वो 6 महीने 11 मई को उसका कार्यकाल बचा हुआ था, तो उसका नाम पैनल में यूपीएससी भेजेगा, क्योंकि वैकेंसी के डेट से, जिस डेट को वैकेंसी क्रिएट हुई उस डेट से 6 मंथ की गिनती की जाएगी। ऐसे में डीएस चौहान का नाम मार्च में पैनल में जाएगा और वो 2 साल के लिए डीजीपी बने रह सकते हैं। डीएस चौहान को बनाने का इसके अलावा राज्य सरकार के पास कोई चारा नहीं है कि अगर चौहान साहब को कंटिन्यू करना चाहती है सरकार तो उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसे इंतजार करना होगा जीएल मीणा के रिटायरमेंट का, जो जनवरी 2023 में रिटायर हो रहे हैं, फरवरी 2023 में रिटायर हो रहे हैं आरपी सिंह। इन दोनों के रिटायरमेंट का इंतजार करना होगा, तभी उत्तर प्रदेश को अस्थाई डीजीपी मिल सकता है, अगर चौहान साहब को बनाना है तो। अगर चौहान साहब को नहीं बनाना है, नियम के तहत चलना है और फाइल भेजनी है, तो आरपी सिंह और आरके विश्वकर्मा और जीएल मीणा, इन 3 में से ही किसी एक को डीजीपी बनाना होगा। अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार
कितने दिनों तक इंतजार करती है? क्या चौहान साहब को अस्थाई डीजीपी बनाने के लिए वो फरवरी तक का इंतजार करती है या उससे पहले पैनल भेजती है? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।